नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 11.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, मतलब लेक्चर 11.5 के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है उसमें देखा जाए तो दो हिस्से हैं, विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति का मतलब होता है विकिरण और द्रव्य दोनों ही क्या करेंगे, दो अलग अलग प्रकृति को दर्शाएंगे, मतलब दो तरह का व्यवहार शो करेंगे। ठीक है, क्या था विकिरण के बारे में हमने पढ़ा है कि विकिरण कण की तरह व्यवहार करता है और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार अगर हम किसी द्रव्य की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है द्रव्य में ये जो द्रव्य लिखा है, इस द्रव्य का मतलब होता है कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल। अब वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब ठोस द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। देखिए दोस्तों, दो शब्द होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग, ठीक है, और जिनको कंफ्यूजन है वो यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। ठीक है, अब ये द्रव्य दोस्तों, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है। द्रव्य की तीन अवस्था होती है। पहली होती है ठोस, ठीक है, यानी कि सॉलिड। दूसरी होती है द्रव, ये होता है द्रव। देखिए इसकी स्पेलिंग में भी अंतर है, ये द्रव है और ये द्रव्य है। द्रव्य तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीन अवस्थाओं में हो सकते हैं, ठोस, द्रव। ये द्रव मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब तीसरी जो अवस्था है वो होती है गैस। ठीक है, तो दोस्तों ठोस, द्रव और गैस ये तीनों द्रव्य की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी द्रव्य अगर हम लेते हैं, किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, तो कोई भी पदार्थ कण की तरह व्यवहार कर सकता है और तरंग की तरह व्यवहार भी कर सकता है। अगर हम किसी कण की बात करें तो कोई कण वास्तव में मूल अवस्था में तो वो कण है ही, कण की तरह व्यवहार करेगा ही करेगा, लेकिन वो तरंग की तरह व्यवहार कब और कैसे करेगा ये बताया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली। तो दोस्तों, डी ब्रोगली ने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है वो कण के लिए है कि कण कब और किन स्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करेगा, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य तरंगे यानी कि मैटर वेव्स। मैटर वेव्स में डी ब्रोगली ने पहले ही बताया कि जैसे दोस्तों हमने पढ़ा है कि विकिरण की अगर हम बात करें तो विकिरण के पास कण और तरंग दोनों तरह की प्रकृति होती है। वो कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की तरह व्यवहार भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अब तो दोस्तों जैसे विकिरण जो है वो कण और द्रव दोनों तरह का व्यवहार करता है, इसलिए उसकी द्वैत प्रकृति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि विकिरण की द्वैत प्रकृति है। विकिरण के पास दो तरह की प्रकृति होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे विकिरण के पास द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है, वैसे ही किसी भी कण के पास द्वैत प्रकृति हो सकती है, लेकिन एक शर्त होती है, कोई भी कण तरंग की तरह व्यवहार केवल तभी करेगा जब वो अत्यंत उच्च वेग, मतलब लगभग प्रकाश के वेग के बराबर वेग से चलेगा। प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग का मतलब होता है कि दोस्तों एग्जैक्ट तो प्रकाश के बराबर कोई भी कण नहीं चल सकता। ये बात सच है कि प्रकाश के वेग के बराबर कोई भी कण या कोई भी वस्तु नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना होता है जानते हैं? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, कोई भी कण प्रकाश के वेग के बराबर नहीं चल सकता, मानते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 10⁶, 10⁷ मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से तो चले, 10⁶, 10⁷ कोटि का तो हो उसका वेग। ठीक है, तो वही लिखा है कि लगभग बराबर वेग से, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से अगर कोई कण गति करेगा तब उस कण के साथ एक तरंग संबंधित हो जाएगी, और इसी तरंग को, जो उस कण के साथ संबंधित हो गई है, इसी तरंग को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग। ठीक है, और इस डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो दोस्तों यही वो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है जो निकल कर आया, और डी ब्रोगली तरंग को द्रव तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विकिरण के पास
कण एवं तरंग दोनों तरह का व्यवहार करने की क्षमता होती है, तो हम कहते हैं कि विकिरण की दर करती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी कण तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है जब वो अत्यंत उच्च वेग से गति करता है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई कण अत्यंत उच्च वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर वेग से गतिमान होता है, तब उस कण के साथ एक सदैव एक तरंग संबंधित हो जाती है, जिसे हम लोग डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं द्रव्य तरंगों की या डी ब्रोगली तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इजी है। अच्छा, अब हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे हर एक चीज के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का भी एक फॉर्मूला था, और वो सूत्र है बहुत सिंपल सा है। उसका डेरिवेशन तो नहीं पूछा था, लेकिन जो ड्राइव करके निकलेगा, जो डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला निकलेगा, वो फॉर्मूला पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे डी ब्रोगली ने अपनी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको एक छोटी सी फॉर्मूला ड्राइव करते समय एक एनालॉजी लगानी पड़ेगी। एनालॉजी क्या होगी, पहले हम काम करेंगे किसी फोटोन के लिए। पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम बात करें किसी फोटोन की, ठीक, क्योंकि फोटोन के पास द्वैत प्रकृति होती है, ये हम लोग जानते हैं। फोटोन कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो हम फोटोन को लेके चलेंगे। पहले हम फोटोन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान निकाल लेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि अगर हमारा कण प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से चल रहा है, तो उस कण के साथ भी उतनी ही तरंग दैर्ध्य संबंधित होगी जितनी तरंग दैर्ध्य हमारे फोटोन के साथ संबंधित थी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने लगाया था, जो फॉर्मूला हमने निकाला है फोटोन की तरंग दैर्ध्य के लिए, वही हम उस पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलिए पहले हम फोटोन की बात करते हैं। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा का मान निम्नलिखित होता है। क्या होता है, E बराबर h न्यू। ठीक है, E बराबर h न्यू। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी समझिएगा, ये तो हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये फोटोन की ऊर्जा है। ठीक, अब दोस्तों आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, आप उससे पहली बार परिचित होने वाले हैं, तो उसको समझ लीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 13 में, यानी नाभिक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 13, तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था। आइंस्टीन ने बताया था कि प्रत्येक कण के संगत कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में बोले तो आप किसी भी कण को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को कण में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा और कण ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, मतलब आप समझ लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो ऊर्जा को ऊर्जा को कण में और कण को ऊर्जा में। एक्चुअल में कण की बात, यहां मैं जो कण बोल रहा हूं, इस कण का मतलब है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टीन ने ये कहा था कि द्रव्यमान ऊर्जा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा अगर किसी m द्रव्यमान को आप ऊर्जा में परिवर्तित करना चाह रहे हो, तो उससे मिलने वाली ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर mc²। बस, जहां m क्या है, कण का द्रव्यमान है, c क्या है, प्रकाश का वेग, और E क्या है, मिलने वाली ऊर्जा। तो अगर यही चीज हम फोटोन पे भी लगाते हैं, तो आइंस्टीन की ऊर्जा तुल्यता समीकरण, इसको बोलते हैं आइंस्टीन की ऊर्जा तुल्यता समीकरण। अगर हम लोग ऊर्जा तुल्यता समीकरण के अनुसार फोटोन की बात करें, तो ये फॉर्मूला फोटोन पे लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा। आइंस्टीन की ऊर्जा तुल्यता समीकरण से फोटोन की ऊर्जा, देखिए भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E = mc²। ठीक है, अच्छा, अभी यहां से क्या करिए आप, m का मान निकालिए। m कितना हो जाएगा दोस्तों, E/c²। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू रख दीजिए E की, तो ये हो जाएगा m E की जगह रखेंगे h c²। यहां साइड में लिख दीजिएगा कि E बराबर कितना आया, h आया। कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए भाई समीकरण 1 से। अच्छा, अभी देखिए अब हमको करना क्या है, यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं m h। ठीक, और यहां पे इसको अब थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू बराबर कितना होता है, c/λ। तो न्यू की जगह रख सकते हैं हम लोग c/λ। ठीक, अब c से c, एक c कट जाएगा। ठीक है, कितना बच रहा है, देखिए m ये हो जाएगा h/c λ। ठीक है,
अच्छा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन में m इंटू सी। तो दोस्तों m इंटू सी, हम बात किसकी कर रहे हैं, फोटोन की। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, फोटोन की। और अगर वैसे हम देखें तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कण का या किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग जो होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम तो सारा काम फोटोन के लिए कर रहे हैं ना, ये देखिए सारा काम तो फोटोन के लिए हो रहा है। तो अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन का संवेग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, संवेग को p से लिखेंगे। फोटोन का संवेग इज इक्वल टू फोटोन का द्रव्यमान यानी m इंटू फोटोन का वेग। दोस्तों फोटोन का वेग मतलब प्रकाश का वेग। और अगर कोई माध्यम नहीं दिया है तो हम माध्यम क्या मानेंगे, निर्वात या वायु। और निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग जो होता है वो c के बराबर होता है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc हो जाएगा। बस यहां पर रख दीजिए, ये हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p। ठीक है, चलिए रेखीय संवेग को हम लोग स्मॉल p से लिखते हैं, इसलिए स्मॉल p इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। दूसरी, अच्छा अब दोस्तों देखिए, ये इक्वेशन जो निकल कर आई है वो फोटोन के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की इक्वेशन आई है। ठीक है, अब अगर कोई कण फोटोन के यानी प्रकाश, फोटोन मतलब प्रकाश है ना, प्रकाश फोटोन मतलब वही प्रकाश, सिंपल। ठीक है, क्योंकि प्रकाश फोटोनों से तो बना है। तो जो तरंगदैर्ध्य फोटोन के लिए आई है वही तरंगदैर्ध्य किसी कण के साथ भी जुड़ जाएगी अगर वो कण प्रकाश के लगभग बराबर वेग के साथ गति करने लगेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लॉजिक देंगे कि अगर कोई कण प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग के साथ गति करने लगेगा तो उस कण के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान भी तय होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों हम किसी कण की बात करें, हमने कहा कि अगर कोई कण अत्यंत उच्च वेग के साथ गति कर रहा है कि उसका वेग जो है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। अगर v लगभग बराबर होगा c के, लेकिन बिल्कुल बराबर एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, v बराबर c तो नहीं है, लगभग बराबर है ना, बिल्कुल बराबर तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए वो कण, ठीक है, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से चल रहा है लेकिन प्रकाश के वेग के बिल्कुल बराबर v बराबर c नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कण की बात करते हैं तो उस कण का द्रव्यमान अगर m है, वेग v है, तो उस कण का संवेग कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो ये नीचे हम लोग यही लिखेंगे कि यदि कण का द्रव्यमान, ठीक है, कण का द्रव्यमान m एवं वेग v है, तब क्या हो जाएगा, p की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन p हो जाएगा। और p को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, p को हम लोग लिख सकते हैं mv, m। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी हमको इसी में फॉर्मूले में एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन और करना है। इंप्लीमेंटेशन इतना सा है बस कि हमें इस फॉर्मूले में गतिज ऊर्जा k को भी जोड़ना है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो इतना हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हम बात करते हैं किसी कण की, ठीक है, तो किसी कण की गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, कण की गतिज ऊर्जा, भाई कण की गतिज ऊर्जा मतलब k बराबर कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, k इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m। भाई एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और जो ऊपर लिखा था वही चीज आ जाएगी। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mk। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अभी यहां से क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू अंडर रूट में 2mk। ठीक, और mv को हम लोग p भी तो बोल सकते हैं ना, बात वही है। अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, इसको लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में p की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है और यही बराबर होता है h अपॉन mv के, और यही बराबर है h अपॉन, भाई mv की जगह आप mv तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 2mk। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात तरंगदैर्ध्य लैम्डा की। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2mk। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो k आ रहा है वो कण की गतिज ऊर्जा है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में कण की गतिज ऊर्जा k का मान दे देंगे, कण का द्रव्यमान दे देंगे और आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2mk का यूज कर सकें, इसलिए ये फॉर्मूला पहले से टाइप कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग
इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अत्यंत उच्च वेग से इस प्रकार गति करता है कि उसकी गतिज ऊर्जा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपको पता है गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, जबकि इसे होना चाहिए जूल में। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जूल है। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, हम जूल में से कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? देखिए ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने आपको दिखाया था वो काम आ गया। मैंने कहा था ना कभी कभी गतिज ऊर्जा देकर आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लैम्डा क्या होगा, तो आप उसी फॉर्मूले में से पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले ये लिखिए कि के का मान आपको कितना दिया है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है दोस्तों कन्वर्जिंग फैक्टर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200 इंटू इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा जूल। चलिए अभी के की वैल्यू आ गई, अब डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान निकालेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान निम्नलिखित होगा। चलिए भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2mk, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको k दिया है और हमसे लैम्डा पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अब लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2mk। सारी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो यहाँ पे जो m है वो कण का द्रव्यमान होता है, हमारा कण इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, ठीक है। खैर चलिए, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 into 10 raised to the power -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसके अंदर क्या है 2 है, m की वैल्यू कितनी है 9.1 into 10 raised to the power -31, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू ये रखेंगे। यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा, अगर यहाँ से 2 जीरो निकाल के इस मतलब 10 की पावर 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 into 1.6 into 10 raised to the power -17, ठीक है। अच्छा, अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 into 10 raised to the power -34 डिवाइडेड बाय, देखिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, जैसे 2 है, ठीक है, अलग अलग लिखिए इसको, ठीक है। 9.1 को हम लगभग 9 के बराबर मान सकते हैं क्योंकि काफी थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो यहां से हमने अप्रोक्सीमेशन किया, 9.1 को करीब 9 मान लिया, ठीक है। और ये 1.6 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 16 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 16 लिखेंगे तो यहाँ से एक पावर कितनी आएगी, माइनस की पावर आएगी, वो उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 18, पावर है 10 की पावर -31 और -18, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा अभी देखिए क्या क्या निकल कर आएगा, ये 6.6 into 10 raised to the power -34, और इसको देखिए यहाँ से 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, ये 2 निकला, ये 3 निकला इधर से, और इधर से 4 निकलेगा, ठीक है। और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 10 की पावर, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -49, ठीक है, -49 है ना। एक मिनट, ये तो 10 की पावर -19 होता है भाई, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है, ये 19 हो जाएगा। और आपने जब इसको 16 किया तो ये पावर 20 हो जाएगी, ठीक है, ये पावर 20 हो जाएगी। और इसको करने पे कितना आएगा -51 पावर, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना हो गया, अब इसको लिखा 1.6 को लिखा है 0.16, ठीक है, इसको लिख दीजिए 0.16। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पावर बचेगी केवल 18, ठीक है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -18, ठीक है, -18, ठीक। अभी देखिए ये निकलेगा 2, ये निकलेगा 3, लेकिन ये निकलेगा 0.4, ठीक है। और इधर से कितना हो जाएगा, अभी भी ये 18 है और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 10 की पावर 49, ठीक है, 49। अच्छा अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपका जो जवाब आएगा तो दोस्तों
देखिए अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 6.6 हो गया, नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, 3 गुना 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 0.4 में, 6 चौके 24 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2.4। अच्छा अभी देखिए ये 10 की पावर कितनी है 34 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट में 10 की पावर माइनस का 50 इंटू 10 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस 50 तो बाहर आ जाएगी ना, और बाहर आके कितना बचेगा दोस्तों, लैम्डा आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया 10 की पावर माइनस 49 को लिखा 10 की पावर माइनस 50 इंटू 10। अब 10 की पावर माइनस 50 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी 10 की पावर माइनस 25 बन के, ये पावर 10 की पावर जो 25 बची है वो ऊपर जाके प्लस में 25 हो जाएगी, तो माइनस में 34 प्लस में 25 माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 10 अंडर रूट 10 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब इसको ज्यादा सॉल्व करने से और टाइम जाएगा, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों लैम्डा, ठीक है। तो डी ब्रोगली तरंग का ये मात्रक हो गया मीटर, ठीक है। तो आपका इतना आंसर आएगा, डी ब्रोगली तरंग जो उसके साथ संबंधित होगी उसकी तरंग का मान इतना होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि उच्च वेग के साथ गतिमान किसी प्रोटॉन के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंग का मान 200 नैनोमीटर है, मतलब अगर कोई प्रोटॉन है वो बहुत तीव्र वेग से भाग रहा है। जब प्रोटॉन बहुत तीव्र वेग से गति करेगा तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, सॉरी प्रोटॉन का जो उसके साथ जो तरंग जुड़ जाएगी डी ब्रोगली तरंग, उस तरंग की तरंग यानी डी ब्रोगली तरंग का मान आपको दिया गया है कितना 200 नैनोमीटर। तो प्रोटॉन का वेग क्या होगा, ठीक है, प्रोटॉन का वेग क्या होगा ये आपको बताया गया है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लिख दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में कितना होगा 1.6744 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा खैर यहाँ पे केवल प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोई आवश्यकता अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है दोस्तों कि डी ब्रोगली तरंग का मान कितना होता है लैम्डा h/mv, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमें यहां से वेग निकालना है दोस्तों, डी ब्रोगली तरंग तो दिया है यानी लैम्डा दिया है, हमें v निकालना है, तो कोई बात नहीं h/m लैम्डा कर देंगे बस। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा h की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय m, मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो यहाँ पे m की जगह पे हम लोग mp लिख देंगे। mp मतलब m बड़ा है p थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, आकार में थोड़ा छोटा बनाएंगे, इसका मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये हो गया mp। अब आइए यहाँ पे mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.6 × 10 1.67 × 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाय v। भाई v कहाँ गया, अच्छा v तो हमें निकालना है, ठीक है, v तो इधर है, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू निकाली तो लैम्डा हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, कितनी है 200 नैनोमीटर, ठीक। अब आपको पता है नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ बस। अब केवल कैलकुलेशन बची है और वो हो जाएगी 6.6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 14 एक हाथ से लगेगा और 6 × 12 13 10 की पावर -9 और इधर से 2 पावर मिलके -7 हो जाएगी, -27 -7 मिलके -34 10 की पावर -34 और ऊपर भी कितना है 10 की पावर -34, कोई बात नहीं। देखिए 10 की पावर -34 से 34 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा v = 6.6 अपॉन में 3.34, ठीक है। इसको भाग कर लीजिए, ठीक है, भाग करने पर आंसर आएगा, ठीक है 1.97 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा तो चलिए ये तो प्रोटॉन का वेग आपको मिल गया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।